हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं शिखर पांडे आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। मैं आपका अपना साथी, अपना दोस्त, आपका टीचर। और हम शुरू करेंगे जो हमारी कहानी बीच में छूट गई थी, केमिकल रिएक्शंस की। आधा चैप्टर हमने कवर कर लिया था, बचा हुआ आधा चैप्टर हम कवर करेंगे अब वन शॉट में। और इस शॉट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे और जितने पीवाईक्यू वगैरह आए हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बचा हुआ चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स कंपाउंड। तो हम लोग कहां थे बेटा? हाँ, हम लोग थे कॉम्बिनेशन पढ़ा दी थी, उसने बता दिया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट मिलते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। 95% वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, कुछ कुछ केसेस में एंडोथर्मिक भी हो जाती है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि अगर आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, तो उसमें क्या था बेटा? उसमें था कि ए प्लस बी, ये तो बना रहा था ए बी, और अधिकतर केस में डेल्टा यहां लग जाता था, मतलब एक्सोथर्मिक है ये। ठीक है, इसको ही पलट दो। अगर इसको पलटोगे तो ए बी को आप बेहतरीन तरीके से हीट दो और ये बना रहा है ए प्लस बी। आप देख रहे हो हीट देना पड़ रहा है क्या बेटा? ये आपको हीट देना पड़ रहा है, इसका मतलब हीट देना पड़ रहा है तो हीट क्या हो रही है बेटा? एब्जॉर्ब हो रही है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो ए बी है ना बेटा, वो ए और बी का जो ये वाला बॉन्ड होता है उसको बेटा हीट की जरूरत होती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? उसको आप क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। और जब आप हीट दोगे तो बेटा यहां से बॉन्ड टूटता है ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, और यहां से टूटेगा ए अलग बी अलग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ इसी कहानी को देख लेते हैं। आप देख ले, ए बी यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, यहां पे हीट दी जाती है और यहां पे ये आता है, ठीक है बेटा, और बॉन्ड टूटता है ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, ए अलग और बी अलग। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप देख लें ये नॉर्मली कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। सारी बातें हमारी हो चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, समय को बिना बर्बाद किए हुए। क्या कह रहा है ये देखो, CuCO3, अब इसको आप ए बी मानो जरा, हीट दी है आपने डेल्टा, ये अलग हो गया CuO में और CO2 में, तो इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो। देखो ए बी किस में टूट रहा है बेटा? ए प्लस बी में टूट रहा है। ठीक है, यह है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है ना बेटा, इसका मतलब ही होता है हीट। क्या मतलब होता है थर्मल का? हीट। और डिकम्पोजिशन का मतलब तो आपको पता ही है, टूटना। इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना, टूटना। ठीक है, केवल हीट से ही नहीं, किसी भी लाइट से जो है बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डिकम्पोज हो जाती हैं अलग अलग एनर्जी से, जैसे कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक का मतलब होता है बेटा वो डिकम्पोजिशन, यानी वो टूटना जो लाइट के रिस्पेक्ट में हो। वो सनलाइट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे AgCl देख रहे हो आप, यहां लाइट इस पे बढ़िया लाइट डालिए, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और Ag अलग हो जाता है और बेटा Cl2 गैस के फॉर्म में क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। आप देख लिया बैलेंस है, Ag 2 है, Ag भी 2 है, Cl 2 है और Cl भी यहां क्या है बेटा? 2 है। ठीक है, अब ये लाइट जो बहुत जगह सनलाइट इसको मानते हैं और बहुत जगह ये नहीं लिखता, वो आपको लिख देगा Hμ। क्या लिख देगा बेटा? Hμ या फिर यूवी लाइट। तो आप समझ जाना कि Hμ और या फिर यूवी लाइट है तो इसका मतलब क्या है? सूरज की रोशनी गिर रही है और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा? टूट रहा है। ठीक है, जैसे मान लो Cl2 का जो बॉन्ड होता है, Cl2 का बॉन्ड, इसको अगर आप सनलाइट, बढ़िया सूरज चमक रहा है आपका ये, इसको अगर आप सनलाइट के रिस्पेक्ट में डालो, अब तुमको थोड़ा सा समझाता हूं अच्छे से। Cl2 में दो बॉन्ड होते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक इस क्लोरीन की है, ये क्लोरीन A हो गया, ये क्लोरीन B हो गया। ठीक है, यहां जब इसको मैं सनलाइट के रिस्पेक्ट में रखता हूं तो ये सनलाइट से बहुत हाईली रिएक्ट करती है और ये वाला बॉन्ड यहां से टूटता है बेटा ऐसा ऐसा, और ऐसा ऐसा टूटेगा तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। ठीक है, और इस टूटने को कहते हैं होमोलिटिक फिजन। इसमें टूटता है, इसको हम, फिजन को मतलब टूटना होता है और बिना चार्ज के टूटना, मतलब केवल अपना अपना रेडिकल लेके टूटना है, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। समझ में आ रही बात? ठीक है, आप देखो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी टूटते हैं कंपाउंड। देखो H2O है, यहां H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, तो यहां पे बेटा ये AB था, ये अलग A के फॉर्म में और B के फॉर्म में। आप देख लो ये बैलेंस है। H कितने हैं बेटा इसमें? आप देखो 2H2 है ना, तो H 4 हो गया, और O के नीचे 1 है तो 2 1 जा 2, O कितना है बेटा? 2 है। देखो H 4 हो गया और O कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने थी। ये क्या है? आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सुन लो पहले इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा कौन सी रिएक्शन बेटा? डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले सुन लो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप की होती है प्यारे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट होती है दो तरह की, एक होती है सिंगल और एक होती है डबल। क्या होती है बेटा? डबल। एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या कैसे होता है ऐसे तुमको थोड़ा सा हिंट दे दूं। मान लो ए प्लस बी सी है, इसमें ए क्या कर दे, ए जो है मान लो इस बी को रिप्लेस करके भगा दे, लात मारे इसको और भगा दे। ठीक है, तो सी के साथ अब ए आ जाए और ये बी बन जाए। ये एक बार डिस्प्लेसमेंट हुई तो ये क्या कहलाएगी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लो ए बी है और सी डी है, ए लात मार के सी को भगाए और सी किसके पास आ जाए? बी के पास आ जाए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी आप कह लो इसको ए सी प्लस बी डी। क्या कहलाएगा ये? ए सी प्लस बी डी। ठीक है, तो आप देखो यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रही है? एक बार यहां और एक बार यहां, ये दो बार हो रही है और यहां पे केवल एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आओ आप देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? ये सिंगल है। कौन सी है बेटा? सिंगल है। ठीक है, अब देखो सिंगल में एक अगेरा एलिमेंट है ए और यहां एक कंपाउंड है सी डी। एक्चुअली ये सॉल्ट होता है बेटा। क्या होता है? सॉल्ट। किसका सॉल्ट होता है बेटा? मेटल का सॉल्ट। किसका सॉल्ट? मेटल का। ठीक है, ये मेटल 2 मान लो और इसको क्या मान लो बेटा? इसको आप मेटल 1 मान लो। ठीक है, अब ये क्या करता है, अभी बताया ना, ये ए यहां अटैक करेगा और इनको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ए का बॉन्ड किसके साथ समझ में आ रही बात? ठीक है, अटैक करके इनको बाहर निकाल देगा तो सी बाहर हो गया, तो बचा क्या बेटा? ए बचा और डी बचा। अब आप देखो ए डी मिल गए और सी क्या हो गया? बाहर निकल गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब मेटल 1 ने क्या किया बेटा? मेटल 2 को रिप्लेस करके भगा दिया या बाहर कर दिया। ठीक है, ऐसा कब होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ऐसा तब होता है जब ये वाला मेटल जो है आपका ये हाईली रिएक्टिव हो। क्या है बेटा? ये हाई रिएक्टिव हो। ठीक है, और ये जो सी वाला मेटल है ये आपका लो रिएक्टिव हो। क्या हो बेटा? ये लो रिएक्टिव हो। समझ में आ रही बात? मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर आना चाहिए और ये नीचे आना चाहिए। ऊपर वाला ही नीचे वाले को रिप्लेस करेगा। अगर ये नीचे आए और ये ऊपर आए तो ये रिप्लेसमेंट नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि हाँ, इस रिएक्शन को मैं लिखा दे रहा हूं इधर थोड़ा सा। जैसे कि आप समझ लो आपके पास ऐसा है Fe प्लस CuSO4। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? FeCu को रिप्लेस करेगा, तो ये बेटा बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब आपको मैं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज याद करा दूं। KNaCaMgAl Zn Fe Pb HCu Hg Ag और फिर Au वगैरह होता है। ठीक है, Au आता है इसके नीचे। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो जरा, इसमें Fe कहां आ रहा है बेटा? ये है Fe और Cu कहां आ रहा है? ये है Cu। तो आप ध्यान से देखो Fe ऊपर आ रहा है और Cu नीचे आ रहा है, मतलब Fe ज्यादा रिएक्टिव है और Cu क्या है? कम रिएक्टिव है। तो Fe क्या करेगा? Cu को यहां से रिप्लेस करके बाहर कर देगा। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को उल्टा लिख देता, मतलब Cu प्लस FeSO4 अगर लिख देता बेटा, तो इस रिएक्शन का बहुत बड़ा सा आंसर होता नो रिएक्शन। ठेंगा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? क्योंकि कॉपर आयरन के नीचे आता है। कॉपर आयरन से लो रिएक्टिव है। कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि आयरन को बाहर निकाल सकते हैं यहां से। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये SO4 जो है ये जाहिर सी बात है किसके साथ रहना पसंद करेगा? जो हाई रिएक्टिव है उसके साथ रिएक्ट करेगा, जो लो रिएक्टिव है उसके साथ क्यों रिएक्ट करेगा? यहां पे केस दूसरा था, यहां पे ये लो रिएक्टिव के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन यहां पे ये लो रिएक्टिव के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन यहां इसको लालच मिल गया किसका? हाई रिएक्टिव का। कह रहे भाई हाई रिएक्टिव मेरे बगल में है तो मैं इसके साथ क्यों रिएक्ट करूं? मैं क्यों ना सीधे हाई रिएक्टिव के साथ रिएक्ट कर दूं? तो इस वजह से यहां पे Fe इसको रिप्लेस करने में कामयाब होता है। लेकिन यहां SO4 इनसे रिएक्ट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, वो इसके साथ ही रिएक्ट करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? क्योंकि आयरन इज हाईली रिएक्टिव। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में केवल वही मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट को रिप्लेस करेगा जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा। समझ में आ रही बात? ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस
नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसको आप देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल आप लिख लेना। ठीक है, CuSO4 है, Fe है। ठीक है, बढ़िया रिएक्शन चल रही थी। आप देखो पहले कैसा था, ये पहले ये ब्लू कलर का था। कैसा था बेटा? ब्लू। और इस ब्लू को अच्छे से लिखना है तो लिख लो पेल ब्लू। कौन सा कलर है बेटा? ये है पेल ब्लू कलर। कौन सा कलर होता है बेटा? ये पेल ब्लू कलर। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट की रिंग है, मतलब कॉपर सल्फेट इसमें पड़ गया। ठीक है, और इसमें जो कलर होता है ना, ये Cu+2, इसका कलर होता है पेल ब्लू। ठीक है, क्यों है? क्योंकि बेटा CuSO4 अगर बना होगा तो Cu+2 और SO4-2 से ही तो बना होगा ना, तो इसका जो कलर होता है वो होता है पेल ब्लू। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो बढ़िया CuSO4 इसमें पाया जा रहा है, पेल ब्लू कलर है। ठीक है, अब सुनना, इसके अंदर मैंने एक कील डाल दी लोहे की। क्या करी बेटा? आयरन की क्या डाल दी? इसके अंदर मैंने कील डाल दी। समझ में आ रही बात? अब तुमको कुछ चीज और बता दे रहा हूं। आयरन की दो वैलेंसी होती है, या तो +2 होता है या तो +3 होता है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। अगर Fe+2 है तो इसका जो कलर होता है ये होता है बेटा डर्टी ग्रीन। कैसा कलर होता है बेटा? इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन। और अगर Fe+3 होता है तो इसका कलर होता है बेटा रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। मतलब जो कील होती है वैसा कलर होता है किसका? वैसा कलर प्यारे बच्चों होता है Fe+3 का। लेकिन Fe+2 का कलर कैसा होता है? डर्टी ग्रीन। यहां पे हम Fe+2 को लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहां कंपाउंड क्या बनाया इन्होंने? FeSO4। तो जाहिर सी बात है FeSO4 कब बनेगा? जब Fe+2 का होगा। तभी तो जब Fe तुम्हारा +2 का होगा और SO4 तुम्हारा कैसा होगा? -2 का, तभी तो काटोगे और FeSO4 बनाओगे। समझ में आ रही बात ना? तो Fe+2 है तो कलर कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? डर्टी ग्रीन। तो आप ध्यान से देखो, इसमें पहले कौन पाया जा रहा था? CuSO4 पाया जा रहा था। अब इसके अंदर किसको डाल दिया मैंने? आयरन को। SO4 बड़ी इज्जत की नजर से इसको देखेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाला इतना रिएक्टिव नहीं है जितना सामने वाला रिएक्टिव है। ये इससे बहुत इंप्रेस होगा और कहेगा मैं इसको छोड़ूंगी और तुम्हारे साथ आऊंगी, और ये Fe के साथ SO4 बनाएगा, आपका कॉपर अलग हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रहा है? अगर कॉपर बाहर निकल गया बेटा तो अंदर किसका सॉल्यूशन बन गया? Fe का। और इस Fe में Fe किस फॉर्म में है? इस Fe में Fe है Fe+2 के फॉर्म में। किसमें प्यारे बच्चों? Fe+2 के फॉर्म में। और इसका कलर फिर बता ही चुका हूं कैसा होता है, दोबारा सुन लो, डर्टी ग्रीन होता है। आप बड़े ध्यान से देखो, यहां तो ब्लू कलर था और यहां क्या बन गया? ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि Fe किस में आ रहा है? या +2 के फॉर्म में आ गया। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर उल्टा होता, यहां FeSO4 होता और Cu डालते, तो ये रिएक्शन ना हो पाती। बता चुका हूं। ठीक है, ये देख लो आप, FeSO4 + CuSO4, एक्वस का मतलब पानी में, फिर ये इसको रिप्लेस करेगा, Cu बाहर निकल जाएगा और पानी में कौन आ जाएगा? FeSO4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है बेटा? ये तो सिंपल है, इसमें तो रिप्लेस कर, इसमें नहीं चेक करना है कौन हाई रिएक्टिव कौन लो रिएक्टिव। क्यों बेटा? ये भी एक मेटल होगा, इसको मेटल 1 मानो, और ये मानो मेटल 2 मानो। इन दोनों में से कोई एक तो हाई रिएक्टिव होगा, कोई दूसरा लो रिएक्टिव होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मान लो ये हाई रिएक्टिव है, ये वाला क्या है? इसको तुम मान लो HR। HR का मतलब क्या बेटा? हाई रिएक्टिव है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? लो रिएक्टिव। ठीक है, तो बेटा अगर ये हाई रिएक्टिव है तो ये वाला जो है किसके साथ है? लो रिएक्टिव वाले के साथ। ये किसको देखेगा? हाई रिएक्टिव वाले को। इसको बड़ा अच्छा लगेगा, ये कहेगा तुम्हारी ऐसी की जैसी, तुमको मैं छोड़ रहा हूं और किसके साथ बॉन्ड बनाने जा रहा हूं? हाई रिएक्टिव वाले के साथ। तो ए किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? डी के साथ। अब मजबूरी ही बच गई है तुम्हारे पास बी बच गया और सी बच गया, तो ये दोनों अकेले तो घूमेंगे नहीं। रहा साहब घटिया किस्म का ही सही, ये दोनों ही एक बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको सिलेक्शन नहीं करना है, उसमें चुपचाप आप क्या कर दिया करो, आप डिस्प्लेसमेंट एक मेटल को दूसरे के साथ चिपका दो और दूसरे मेटल वाले को पहले वाले के साथ चिपका दो, सॉल्ट के साथ। समझ में आ रही बात? लेकिन सिलेक्शन कहां करना है? सिंगल वाले में। सिंगल में आपको चेक करना पड़ेगा कि तभी डिस्प्लेसमेंट होगी जब मेटल कैसा हो? हाई रिएक्टिव, और जो सॉल्ट के साथ मेटल हो वो कैसा हो? लो रिएक्टिव। समझ में आ रही बात? लो रिएक्टिव वाला कभी हाई वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, बट इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें आप डिस्प्लेस कर दो। ठीक है, अच्छा ये देखो BaCl2 है, Na2SO4 है ना। अब Na हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, कोई मतलब नहीं इससे। आप क्या करो, Na को यहां ले आओ और Ba को यहां ले जाओ। ठीक है, तो BaSO4 और NaCl आप बैलेंस कर लो, बैलेंस है। ठीक है, क्यों? ये Na तो हाई रिएक्टिव है, इस Cl को लालच आएगा इसको देख के, तो इसके पास तुरंत भाग जाएगी। अब यहां Ba तुम्हारा अलग बच जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? +2 के फॉर्म में, और SO4 तुम्हारा यहां अलग बच जाएगा -2 के फॉर्म में। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्लस और माइनस यहां आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देगा? BaSO4। ठीक है, अब सुनो, ये एक्वस वगैरह का क्या चक्कर है?
एक्वस का मतलब BaCl2 किस में भीगा है? पानी में। Na2SO4 भी आप देखो तो एक्वस लिखा तो मतलब ये भी किस में भीगा है? दोनों पानी है, दोनों किस में भीगे हैं? पानी में भीगे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। और यहाँ पे BaSO4 तुम्हें किस फॉर्म में मिल रहा है बेटा? सॉलिड। और ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्वस। सॉलिड का फॉर्म में का मतलब समझ लो ये PPT टाइप का मिल रहा है तुमको, ठीक है। और ये NaCl क्या हो जाएगा? एक्वस का फॉर्म में, मतलब NaCl तो पानी में घुल जाता है ना, ये तो कभी सॉलिड होएगा नहीं। NaCl को पानी में डालोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा PPT हो जाएगा, ठीक है, ये पानी में नहीं घुलेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सिंपल है। ऑक्सीडेशन नाम से ही क्या पता चल रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन। क्या बेटा? ऑक्सीजन का एडिशन। तो अब तुम ध्यान से देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आप ये भी कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आप बस एक याद कर लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दो चीजों का, इसमें दो ही एलिमेंट का यूज है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी एडिशन, नाम में क्या पता चल रहा है? ऑक्सी का एडिशन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। इसी को पलट दो, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट undergoes oxidation whereas the other reactant reduced during the course of reaction are termed as oxidation reduction reaction और redox reaction। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा समझा देता हूं अलग से, तुम लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि क्या कह रहा है, मान लो तुम्हारे पास है C+O2, ये क्या बना रहा है बेटा? CO2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो क्या हुआ? C+O2 क्या बना रहा है? CO2। कार्बन पहले अकेला और तनहा था, अब इसके साथ कौन आ गया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है। और ऑक्सीजन का अपना यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, मैं समझाता हूँ कैसे। ये तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। कुछ और पॉइंट मैं आपको सिखाता हूँ, अच्छा लगेगा। अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा? ऑक्सीडेशन की बात करते हो, सबसे पहली चीज तो ये बता ही दिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं O2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ H, ठीक है। O2 मत लिखो, उसको O लिख लो, ठीक है, राइटिंग समझ में आ जाएगी। रिमूवल ऑफ H। एक और बात कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिमूवल। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, ये याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक और पॉइंट, ऑक्सीडेशन, थोड़ा मैं डीप में पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये सारी बातें किसकी हैं? ऑक्सीडेशन की है। पहला ऑक्सीजन का एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो सिंपल है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, इसको समझाऊं जरा तो, 11 होता है, 2, 8 और 1। अब स्टेबल होने के लिए क्या करता है? मेटल है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तभी तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बेटा बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो Na+ का, और ये हो जाएगा 2 और 8। बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो सोडियम का क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन किस में बाहर निकलेंगे? हमेशा मेटल्स में बाहर निकलेंगे, तो मेटल्स का ऑलवेज होगा क्या? ऑक्सीडेशन। मेटल्स का हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जाहिर सी बात है नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? रिडक्शन, ठीक है। तो नॉन मेटल्स का हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? फिलहाल आप मेटल्स में जानो, मेटल्स का ऑलवेज क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक बात, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन जिन भी एलिमेंट का होगा वो हमेशा क्या कहलाते हैं?
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मतलब जिनका अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सामने वाले का हमेशा क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इसीलिए उनका नाम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे कोई पूछे किसी रिएक्शन में कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बताओ, तो आप बस ये चेक कर लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई आपकी, ये तो ऑक्सीडेशन की बात थी। अब रिडक्शन की बात भी कर लेते हैं, रिडक्शन भी उल्टा कर लो, है ना। रिडक्शन में बेटा सीधी सीधी बात है, आप बड़ा बड़ा लिख लो वाइस वर्सा। क्या लिख लो बेटा, वाइस वर्सा। मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का अंदर आना रिडक्शन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना रिडक्शन, ठीक है। और जिनका रिडक्शन होगा वो कौन से एजेंट होंगे प्यारे बच्चों, ये होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और एक चीज, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। मैंने थोड़ा डीप में बता दिया आपको, इतना आप में है नहीं, बट फिर भी आप जान लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। एक बात और, अभी एक बात बताइए, यहां लिख देता हूं, मेटल्स का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इसका मतलब मेटल्स हमेशा क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। क्या है बेटा, मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। और जो नॉन मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे प्यारे बच्चों, वो हमेशा होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर ऑलवेज 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 क्या होंगे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। ये रहा H2S और ये रहा Cl2, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या बन गई है, HCl बन गई बेटा, सल्फर अकेला हो गया, ठीक है। अब सुनना जरा, आपको कई तरीकों से समझाऊंगा इसको। देखो मैं इस रिएक्शन को चलो अच्छा यहीं पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये H2S है और यहां क्या हो रहा है, HCl हो रहा है। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, Cl2 है और यहां Cl के साथ कौन जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है। ये S क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब सुनो बेटा, सल्फर के साथ पहले कौन पाया जा रहा था, सल्फर के साथ पहले कौन पाया जा रहा था, ये पाया जा रहा था कौन, हाइड्रोजन। कौन पाया जा रहा था बेटा, हाइड्रोजन। अब सल्फर कैसा है, अकेला। सल्फर कैसा है, अकेला और तन्हा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात बेटा। क्या हो गया इसके साथ, हाइड्रोजन बाहर निकल गई। क्या बाहर निकल गई बेटा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या है, बड़ी अच्छी चीज है, ये ऑक्सीडेशन है। क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो बेटा यहां से हाइड्रोजन बाहर निकली है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। अभी मैं अपने ट्रिक से भी समझा दूंगा, ठीक है। Cl यहां अकेला और तन्हा था, इस Cl के साथ यहां पे कौन जुड़ गया, H। हाइड्रोजन यहां जुड़ गई, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अभी सिखाया, रिडक्शन। यहां क्या हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, ठीक है। ये तो इनकी बात हो गई। अब अपने ट्रिक से सोचते हैं जो हम लोगों ने सीखा है। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप क्या कर लें, आप निकाल लें ऑक्सीडेशन नंबर, कभी गलत नहीं होंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मैं बताता हूं ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लो और बचे हुए की वैलेंसी लिख दिया करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, ठीक है। अब तुम्हें सल्फर की अगर वैलेंसी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सल्फर को X मान लो। हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, +1। यहां कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो 2 + X बराबर क्या आ गया, 0। तो X की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जिसकी वैलेंसी निकालनी होती है उसको X मानो, तो सल्फर को मैंने X मान लिया, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1। कितनी हाइड्रोजन है, 2, तो कितना हो जाएगा, +2। 2 + X बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। X बराबर क्या आएगा, -2। तो बेटा यहां सल्फर की वैलेंसी क्या है, -2 है। सल्फर क्या है, -2। अब सुनो, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर तब निकाला जाता है जब कंपाउंड की बात चले। किसकी बात चले बेटा, कंपाउंड की। एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होता है 0। क्या होता है बेटा, 0 यानी 0। लिख भी लो, एलिमेंट की बात हो या प्यारे बच्चों किसकी बात हो, मॉलिक्यूल की बात हो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या आएगा, 0। क्या आएगा बेटा, बहुत बड़ा वाला 0। समझ में आ रही बात। अब आप देखो यहां से सल्फर तो यहां एलिमेंट के फॉर्म में लिखा है ना, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। बेटा यहां -2 था और यहां 0 हो गया।
आप ध्यान से देखो वैल्यू बढ़ गई भाई, माइनस से जीरो आ रहा है तो वैल्यू तो बढ़ गई ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटा, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे सिंपल तरीका ऑक्सीडेशन नंबर से निकाला करो, कभी गलत नहीं होगे। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तुम यहां भी चेक कर लो, यहां Cl2 है मतलब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। यहां आ जाओ, Cl का निकालना है तो x, कितने Cl हैं, 2, तो क्या लिख दो 2x प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2x बराबर 0। तो अब यहां इसको सॉल्व करोगे तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी कुछ गलत हो गया, x बराबर आएगा -1। क्या आएगा बेटा, x बराबर आएगा आपका, यहां तो सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा -1। क्या आएगा बेटा, x बराबर आएगा -1। तो बेटा अब सुनो, यहां तो 0 था और यहां Cl किस फॉर्म में है, -1, तो 0 से माइनस में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, आप चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हो, दोनों तरीके आपके सामने। ठीक है, अब सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा जिसका अपना ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम ध्यान से देखो, H2S ही तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, पूछो क्यों, H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जिसका अपना ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस पूरी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है प्यारे बच्चों, H2S है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Cl2। क्यों, Cl2 का क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, Cl2 में H जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो गया। या फिर आप मेरे वाले तरीके से यानी ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो, 0 से -1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जिसका अपना रिडक्शन होता है वो हमेशा कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा इसका अपना रिडक्शन हुआ तो ये कौन सा एजेंट है, OA यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है बेटा, RA यानी रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, इतनी कहानी मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले, आपको जरा समझ में आएगा। ZnO + C gives Zn + CO। ठीक है, इसमें अगर मैं निकालूं सब कुछ, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह या ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है, इसमें मुझे निकालना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और निकालना है किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और चलो पहले इतनी चीजें निकाल लेते हैं, देखते हैं। यहां जिंक अकेला, अच्छा एक बात और, जिस रिएक्शन में दोनों हो रही है वो क्या कहलाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इससे पहले वाली रिएक्शन कौन सी थी, रिडॉक्स रिएक्शन थी। ठीक है, ये वाली भी रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा जरा, ZnO है, यहां जिंक के साथ प्यारे बच्चों कौन था, ऑक्सीजन। अब यहां जिंक कैसा है, अकेला है। कैसा है बेटा, अकेला है। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन बाहर निकल गया और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, यहां ऑक्सीजन बाहर निकल गया और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा, रिमूवल। क्या हो गया बेटा, रिमूवल। ठीक है, अब सुनो, यहां कार्बन अकेला था और यहां कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो ऑक्सीडेशन की कहानी याद आ रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अब मैं अपने तरीके से निकालते हैं, जैसे हम दोनों ने सीखा है। सुनो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, सबसे सिंपल है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो, बची हुई की लिख लो, बची हुई एलिमेंट की क्या लिख लो, वैलेंसी लिख लो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 है ना, 2,6 होता है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो -2। तो बेटा x -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे, 2। क्या हो गया बेटा, 2। तो यहाँ पे जिंक किस फॉर्म में बेटा, +2 के फॉर्म में। जिंक यहाँ एलिमेंट के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, 0। बेटा यहाँ +2 था और यहाँ क्या हो गया, 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मेरी वाली बात कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर अकेला है, एलिमेंट के फॉर्म में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। और यहाँ पे बेटा इसका निकालना है तो ये x और ऑक्सीजन के -2, तो x -2 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये +2। यहाँ 0 था और यहाँ क्या हो गया, +2। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सिंपल है, आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो,
आप चाहे तो ये चेक कर लो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, बाहर निकल रहा है तो रिडक्शन है। तरीके सारे बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब सुनो बेटा, इसका क्या हुआ, इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ बेटा? ZNO का। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ना। ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनना, टी से क्या बन गया? CO। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और अगर इसका यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा? कार्बन का। तो ये कौन सा एजेंट बन जाएगा? ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत? इतनी कहानी मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। चलो डन। कोरोजन पता ही है सबको, बता देता हूं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं दुनिया में जो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने का इन द सेंस कि इतने रिएक्टिव होते हैं कि जब आप उनको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख दो तो वो एटमॉस्फेयर से ही रिएक्ट करने लगते हैं। इट मींस एटमॉस्फेयर के गैसेस से, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से, इनसे ही रिएक्ट करने लगते हैं और अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर, ये मेटल की सरफेस मानो एटमॉस्फेयर है, तो अब गैस कभी अब एक बात, जो ये सरफेस है ये रिएक्टिव है, ये एटमॉस्फेयर के गैसेस से, उसके मॉइस्चर से रिएक्ट करती है और धीरे धीरे इस सरफेस, मेटल के सरफेस के ऊपर क्या बना लेती है? एक लेयर बना लेती है। इस रिएक्शन को खैर होने में काफी महीने लग जाते हैं, बहुत लेट रिएक्शन होती है, बट ये रिएक्शन होती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसी को हम कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ gradual destruction of a metal surface by the action of air moisture or a chemical such as an acid, है ना। तो मतलब भाई एयर मॉइस्चर, एसिड, इवन एसिड भी कभी कभी, क्योंकि HCl वगैरह तो गैस है, एसिड के रूप में पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में पाई जाती हैं, तो उनसे भी रिएक्ट करके, ऐसे एसिड रेन वगैरह होती है तो उससे भी रिएक्ट करके वो मेटल कोरोड हो जाता है और अपने ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। अब जैसे यह देख सकते हो, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। सुना ना, पहले में ऐसा था, अब ऐसा हो गया, ऐड आता था, ठीक है। इसके ऊपर कॉपर की टर्निशिंग हो गई है और अब ये ऐसा बन गया। देख रहे हो कलर कितना चेंज आ गया, ठीक है। तो ये आपका कोरोजन है। क्या हो गया? कोरोजन। सरफेस देख रहे हो बेटा, सरफेस का कलर ही क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? कोरोजन हो गया, ठीक है। आगे सुनेंगे तो वही आ गया वापस। चलो अच्छा, इन्होंने वो भी लिख दिया। हुआ क्या सुनना, क्या लिखा बेटा? टर्निशिंग ऑफ कॉपर। क्या हुआ है? टर्निशिंग ऑफ कॉपर। सुनो, बेसिकली ये जो बनी है कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। किसकी बनी हुई है? कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। तो कॉपर मैंने कहा था ना मेटल हो गया तुम्हारा। ये किस में है बेटा? इसको तुम पूरा एटमॉस्फेयर मान लो, ऊपर बचा हुआ सब क्या? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में तुम्हारी O2 भी पाई जाएगी, एटमॉस्फेयर में तुम्हारा मॉइस्चर भी पाया जाएगा यानी पानी, और एटमॉस्फेयर में तुम्हारी जाहिर सी बात है CO2 भी पाई जाएगी। तो ये सब आपस में क्या कर रहे हैं? देख रहे हो यहाँ पे आपस में ये सब के सब क्या कर रहे हैं बेटा? रिएक्ट कर रहे हैं। और रिएक्ट करने के बाद क्या कर लेते हैं? देख रहे हो, CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3 बना लेते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक लेयर ये और एक लेयर ये, तो ये वाली लेयर जो है इसके ऊपर लग जाती है। इसी वजह से इसका जो कलर है वो क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया, ठीक है। टर्निशिंग कहते हैं इसको, कई लोग उसको कॉपर डेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। कॉपर डेटिंग, कार्बन डेटिंग, बहुत लोग कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो रस्टिंग बेटा, आयरन की, किसकी बेटा? आयरन का जो कोरोजन होता है, आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। आयरन के कोरोजन को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। ये देखो अब होता कैसे? आयरन ये रहा, एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, वो कितना भी मॉइस्चर, मतलब कितने भी मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके रिएक्ट कर सकता है। ये क्या करते हैं? आपस में ही सब जुड़ जाते हैं और फॉर्मूला बनता है Fe2O3.XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है, इसको आप रट लो, ठीक है। Fe आयरन से मिला, ठीक है। यहाँ पे Fe होता है +3 के फॉर्म में। किसमें होता है बेटा? +3 के फॉर्म में। तभी तो आयरन का जो नॉर्मल कलर आता है वो कैसा कलर आता है? रेडिश ब्राउन। कैसा आता है बेटा? रेडिश ब्राउन। बता चुका हूं मैं। Fe+2 कैसा होता है? डर्टी ग्रीन। और Fe+3 कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तो तभी तो रस्टिंग, जो आयरन वगैरह नॉर्मल होती है, थोड़े वगैरह देखते हो रेडिश ब्राउन कलर की तो होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, वो सब जो आयरन की मेन सरफेस होती है, जो सरफेस है आपकी, ये इससे रिएक्ट करती है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करती है। और ये आयरन की लेयर तो ये है बेटा, ठीक है। आयरन की ओरिजिनल सरफेस तो ये है, उसके ऊपर ये लेयर क्या होती है? जम जाती है। जैसे आयरन आपका Fe है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाता है? O और XH2O जम जाता है। और जो ये मान लो आयरन की सरफेस है आपकी, ठीक है, ये आयरन की सरफेस है और इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है ऐसी, ठीक है।
इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है और इस लेयर का ही जो फॉर्मूला है वो लिखा गया है Fe2O3.XH2O, ठीक है, इस लेयर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिंपल है, आयरन है सर रखा हुआ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, CO2 से, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और अपने ऊपर, और जो अपनी लेयर है ये वाली, अपनी लेयर के ऊपर एक लेयर बना लेगा और उस लेयर का फॉर्मूला क्या है Fe2O3.XH2O। ये X कितना भी हो सकता है, 2 4 6 8 10, जितना वो रिएक्ट करेगा उतना होगा। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट। रेंसिडिटी बेटा ये भी कोरोजन का पार्ट ही समझो, समझ में आ रही बात? बट ये है कि वेजिटेबल वगैरह में, लिविंग टिश्यूज में पाई जाती है, तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, आप देखें डे 1 है ये, क्या है बेटा? कंटेन फैट एंड ऑयल। ठीक है, जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं खाना रखे रखे खराब हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? खाना रखे रखे खराब हो जाता है, सुनते ही हो आप लोग। ठीक है, तो इस वजह से ही होता है, वो प्रोसेस को ही बेसिकली रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। रखे रखे वो खाने की जो सरफेस एटमॉस्फेयर वगैरह से रिएक्ट कर जाती हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब सुनना, मान लो पहला दिन है, कैसा है बेटा? पहला दिन, और ये क्या हो गया बेटा? 20वां दिन। अब देखो पहले दिन कैसा है, आप देख ही रहो, बढ़िया अंडा अंडा सब बढ़िया फ्रेश है, और 20वें दिन आप अंडे की हालत देख रहे हो, बाकी चीजों की भी हालत देख रहे हो। ठीक है, तो इस, अब ये काम मेटल में होता तो इसको आप कोरोजन कहते हैं, लेकिन ये काम सब्जी वगैरह में हो रही है, मतलब लिविंग टिश्यूज में हो रही है, तो इस प्रोसेस को आप रेंसिडिटी कह देते हो। कोरोजन का ही नाम है, समझ लो हिसाब से, बट ये कि सब्जियों वगैरह में होती है, हमारे डेली लाइफ के खाने में होती है, लिविंग टिश्यूज मेनली कह लो, सब्जियां लिविंग टिश्यूज हैं, अंडे भी लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं हमें बेसिकली ये सब। तो जो नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे खाने वगैरह वाली चीजों में कोरोजन होता है, मेटल के कोरोजन को, मेटल में जो लेयर बनती है उसको तो हम कोरोजन कह देते हैं, लेकिन जो खाने वाली चीजें हैं, जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं, उनमें अगर ये चीजें होती हैं कोरोजन वगैरह, तो उसका नाम हम क्या देते हैं? रेंसिडिटी देते हैं। क्या बेटा? रेंसिडिटी। ठीक है, अब देखो इसमें फैट और ऑयल था, इसमें फोल, ऑर्डर और टेस्ट। ऑर्डर और टेस्ट तो सब बेकार हो जाता है। ठीक है, देखो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग, वही बात कह रहा हूं, दे गेट ऑक्सीडाइज। मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से। क्या बेटा? एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है, इसका ही मतलब हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, दे गेट ऑक्सीडाइज, बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, दिस प्रोसेस नोन एज रेंसिड। रेंसिड का मतलब ये हो गया कि कोरोड हो गए वो। ठीक है, रेंसिड का मतलब क्या हो गया? कोरोड हो गए। ठीक है, सिंपल सी ये बात थी आपकी। ठीक है, तो पढ़ चुके आप डबल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा सुन लो। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? खानों को फ्रिज में रखते हैं, है ना। मेनली नाइट्रोजन गैस जो होता है रेंसिडिटी को बहुत तगड़ी बचाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वगैरह रेंसिडिटी को बहुत, आपको भी देखो तो बिस्किट वगैरह आप लाओ, अगर अब तक वो पैकेट में एकदम कुरकुरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप पैकेट फाड़ दो तो बिस्किट कुछ समय के बाद सील जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिस्किट होते हैं, वो जो आपके बिस्किट होते हैं बेटा, वो क्या कर जाते हैं? वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हम ऐसे ही कोई गैस लेते हैं जो रिएक्ट ना करे, समझ में आ रही बात। और इस दुनिया में, अभी कुछ समय पहले पिछले लेक्चर में बात बताई थी, इस दुनिया में एटमॉस्फेयर में सबसे अच्छी नॉन रिएक्टिव जो गैस है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, बेसिकली वो N2 है, हाईली स्टेबल गैस होती है। इसीलिए हम चिप्स वगैरह जो है ये सब, इनके अंदर जो खाली जगह होती है इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, समझ में आ रही बात। नाइट्रोजन भरी रहती है। ठीक है, क्यों? ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो, है ना, रेंसिड ना बने, तो इसलिए उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है, ताकि उनकी हम फर्दर रेंसिडिटी को क्या कर सके बेटा? रोक सके। फ्रिज में रखते हो नाइट्रोजन पाई जाती है ना, या कोई भी ऐसी गैस जो रिएक्टिव ना हो, वो क्या करेगी? रेंसिडिटी को रोकेगी। समझ में आ रही बात। ऑक्सीजन तो रिएक्टिव फटाक से रिएक्ट कर जाएगी, इसलिए खाने वाने को हम ऐसी जगह स्टोर करते हैं जिसमें नाइट्रोजन हो, जहां पे नाइट्रोजन गैस पाई जा रही हो ज्यादा। क्यों? स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करेगी खाने से, तो खाने को रेंसिड नहीं करेगी। ऑक्सीजन तो हाईली रिएक्टिव है, तो फटाफट रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं, इनमें नाइट्रोजन, उनकी जो खाली जगह होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, बेसिकली नाइट्रोजनियस गैसेस भरी जाती हैं, नाइट्रोजन गैसेस भरी जाती हैं, ताकि वो खाने को या कोई भी उस टाइप की चीज को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से क्या कर सके? रोक सके। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात थी आपकी। ठीक है, अब ये क्या है? ऐसा कुछ क्वेश्चन देख लो भाई। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन है बेटा। लेड एसीटेट का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है तो आप देख सकते हो, मैंने सॉल्व कर रखा है। ये आपका लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्यों होता है सुन लो। लेड का फॉर्मूला होता है बेटा Pb+2, एसीटेट होता है CH3COO-1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैंने बहुत अच्छे सिखा चुका हूं ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा? Pb, और ये 2 सबके लिए है तो क्या खुलेगा? ब्रैकेट, ये हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस। ये हो गया लेड एसीटेट।
ये किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? HCl से। डाइल्यूट HCl है मतलब पानी में। एक्वस का मतलब ये हो गया कि पानी में है, तो पानी में तो जाहिर सी बात है डाइल्यूट ही है। डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड और एसिटिक एसिड। ये देखो PbCl2 बना रहा है और ये आपका एसिटिक एसिड बना रहा है। ठीक है, सिंपल है। आप बैलेंस वगैरह चेक कर लो। ठीक है, बैलेंस तो पहले से लग रही है मुझे। Pb इधर एक है, Cl इधर 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3, अब कार्बन कितने बेटा? इधर कार्बन 2 है। आप देख सकते हो यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस इसमें रखा है, इसका मतलब इस कार्बन कितने हैं बेटा? 2 हैं। ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया ना, तो आप यहाँ पे देखो तो कार्बन यहाँ पे भी आपको 2 मिल गए। ठीक है, नहीं कार्बन 2 नहीं है, सॉरी 2 ये हो गए और कार्बन 2 ये भी तो हो गए ना। ठीक है, तो टोटल कार्बन कितने बेटा? कार्बन 4 है। 2 + 2 हो गए। कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो आप देखो 2 CH3COOH। मैंने क्या कहा था? ये सामने वाला नंबर सबके लिए होता है। तो कार्बन कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं ना, तो 2 कार्बन ये प्लस 2 कार्बन ये है ना बेटा, तो ये आपके 4 कार्बन तो हो गए। क्या दिक्कत है? सिंपल है। ऑक्सीजन गिन लो जरा। 2 और देखो कितने ऑक्सीजन? अंदर 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन यहाँ कितना है बेटा? 4 है। तुम यहां भी गिन लो 2 और ये कितना है? 2। ये 2 तो सबके लिए है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 + 2 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ये 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये बैलेंस है। किसका एग्जाम्पल है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट का। आप ध्यान से देखो तो Pb यहाँ पहले इसके साथ था, अब Pb और H यहाँ इसके साथ था, अब Pb किसके साथ आ गया? Cl के साथ, और H किसके साथ चला गया? इसके साथ। देख लो ध्यान से। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? A piece of sodium metal is added to ethanol। ठीक है, सोडियम तो ये रहा। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या कह रहे हैं? अल्कोहल गैस बाहर निकाल रहे हैं और सोडियम इथॉक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, H2 गैस बाहर निकल गई और बन गई सोडियम इथॉक्साइड। सुन लो पहले बेटा, ये अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। और अल्कोहल बेटा एसिड होती है, बहुत ही घटिया किस्म की होती है, लेकिन अल्कोहल से घटिया कोई एसिड नहीं। पानी से भी वीक एसिड होती है अल्कोहल। ठीक है, एसिड है लेकिन एसिड तो है ना। ठीक है, और एसिड की बेटा किसी भी आप एक्टिव मेटल से, किससे बेटा? किसी भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करा दो। सब मेटल से नहीं बेटा, केवल एक्टिव वाले H2 गैस बाहर निकालते हैं। जैसे कॉपर से कराओगे तो H2 गैस बाहर नहीं निकालेगा। सोडियम वगैरह हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, तो H2 गैस बाहर निकालते हैं। तो किसी भी एक्टिव मेटल की आप अगर एसिड से करा दो, है ना बेटा, तो कौन सी गैस बाहर निकालता है? H2। और प्लस क्या बनाता है बेटा? प्लस वो बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है? सॉल्ट। तो आप देखो C2H5ON ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। कौन सा कंपाउंड है बेटा? OC यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्ट ऐसे ही बनता है। O से जुड़ा हुआ है, H हटाओ और यहाँ पे मेटल लगाओ। O से जुड़ा हुआ है, H हट गया और यहाँ पे सोडियम यानी मेटल लग गया। ठीक है, तो सिंपल था काफी। आगे डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ाई चुका हूं मैं। वही वाली बात है, ए अगर सी को रिप्लेस कर रहा है इसका मतलब क्या बेटा? ए सी से ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। सारी वही रिपीट बातें होंगी, कुछ इसमें और है नहीं। केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करना सिखा चुका हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कर लो। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द, क्या कह रहा है? आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब बेटा Fe+3 के फॉर्म में है और O क्या होगा? -2। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, इधर देखो, तो Fe क्या होगा? +3, O क्या होगा? -2। आप क्रॉस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा? Fe2O3 प्लस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो बच्चा बच्चा फॉर्मूला जानता है, CO। आप ऊपर मत देखो, जो नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूं वो देखो। ठीक है, फॉर्म्स सॉलिड आयरन। सॉलिड आयरन का मतलब आयरन कैसा हो गया? अकेला। तो ये हो गया Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बची और क्या, प्लस हो गया CO2। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं अलग पेज पे। क्या है बेटा? Fe2O3 प्लस CO ये दे रहा है Fe अकेला और प्लस CO2। ठीक है, और जरा बैलेंस करें, सिखाया है ना। आप लोग वीडियो रोक के चाहो तो बैलेंस कर लेना। पहले रिएक्टेंट में चले आना जरा। रिएक्टेंट कौन कौन है? आयरन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाई जा रही है बेटा, और कार्बन। प्रोडक्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, वही पाया जाएगा, आयरन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, बस वो बदल जाता है ना, कंपाउंड बदलता है, एलिमेंट तो सेम ही रहते हैं। आयरन कितने हैं? आंखों से देखो तो 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? आंखों से देखो तो 4 हैं। और कार्बन आंखों से देखोगे अपनी तो 1 है। ठीक है, इधर आ जाओ जरा। आयरन यहां लेकिन तो 1 ही है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 हैं। और कार्बन कितना है? 1 है। चलो कार्बन तो बैलेंस है, आयरन बैलेंस नहीं है यार। आयरन कम किधर है? इधर है, तो मुझे कुछ इधर ही छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कैसी जगह करना होता है? सामने, नीचे नहीं। तुम यहाँ 2 लगा दो ना, क्या दिक्कत है? अब आयरन तुम्हारे पास कितना हो गया? अब आयरन तुम्हारे पास हो गया 2 और ये हो गया बैलेंस। क्या हो गया बेटा? आयरन की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, कार्बन 1 है, कार्बन 1, कार्बन तो पहले ही से
बैलेंस ऑक्सीजन देखते हैं, इधर कितना ऑक्सीजन है बेटा 4, इधर कितना ऑक्सीजन है 2, तो ये तो बैलेंस नहीं है बेटा। ऑक्सीजन एक साइड 4 और एक साइड 2, ये बहुत गंदी बात है, बैलेंस नहीं है। इधर आप कुछ कर नहीं सकते हो, उधर ही करना पड़ेगा। क्यों? इधर आप डिवाइड करने तो जाओगे नहीं, इधर ही करोगे, तुम्हारी मजबूरी है, तुम यहां क्या लगाओगे 2 लगा दोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, तुमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, अब ऑक्सीजन 2 थे पहले, अब कितने हो गए, अब ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, अब ऑक्सीजन 4 हो गए, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया तुम्हारा बैलेंस हो गया। लेकिन तुमने जैसे ही यहां 2 लगाया बेटा, यहां कार्बन भी तो 2 हो गए अब, तो अब कार्बन बैलेंस नहीं रहा, अब कार्बन इंबैलेंस हो गया। तो अब तुम एक काम करो, कार्बन यहां कितने हैं 2 है, सुनते रहना, और यहां कितना है कार्बन 1 है, कितना है कार्बन बेटा 1 है, तो तुम एक काम कर लो, तुम यहां 2 लगा लो, क्या लगा लो बेटा 2, हालांकि अभी भी बैलेंस नहीं होगी, क्यों 3 और 2 5, यहां कितना है 4, ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2Fe2O3 FeCO2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आयरन बैलेंस। कार्बन आपके कितने हो गए बेटा, कार्बन 1 2 इधर, और कार्बन कितने हो गया 2 इधर, कार्बन आप पहले बैलेंस कर लो 2, और कार्बन कितना हो गया बेटा इधर भी 2, कार्बन की भी कहानी तुम्हारी क्या हो गई खत्म। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं लग रहा, 4 इधर है और 3 और 2 5 इधर है, मतलब इधर एक ऑक्सीजन की क्या है तुम्हारे पास कमी है। कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर तुम यहाँ 3 करते हो बेटा, थोड़ा सोचना, दिमाग चलाना, अगर तुम यहाँ 3 करते हो तुम्हारे कार्बन ऑक्सीजन छिड़ जाएंगे, ऑक्सीजन फिर कितने हो जाएंगे 6, और इधर तुम्हारे कितने ऑक्सीजन है 5। तो तुम एक काम कर सकते हो, पूछो क्या, तुम यहां पे ही 3 ना कर लो, अगर तुम यहां 3 करोगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे 3, तो बेटा देखो कार्बन कितने हो गए 3, है ना। और ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन कितने हैं 3 ये वाले और 3 ये वाले 6, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 2 6, 3 ये वाले और 3 ये वाले 6, मतलब इस 2 को हटा के तुम क्या कर दो 3 कर दो, तो सब कुछ क्या हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन भी कितने हो गए, इधर भी 6 और ऑक्सीजन तुम्हारे इधर भी 6, ऑक्सीजन भी तुम्हारे क्या हो गए बैलेंस हो गए। इस तरह का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक कुछ और सीख लेते हैं। आयरन के साथ यहां कौन था ऑक्सीजन, अब आयरन कैसा है अकेला, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है रिडक्शन। मैं एक ही रिएक्शन में सबको समझा दे रहा हूं, ठीक है। कॉपर कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन था, कार्बन के साथ आप देखो कार्बन के साथ पहले एक ऑक्सीजन था, अब कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन आ गए 2, मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड होना ही क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, क्या होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात, तुम चाहो तो मेरे वाले ट्रिक से भी चेक कर सकते हो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। मेरा ट्रिक क्या है भाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला, आ जाओ। आयरन का तो निकालना है तो 2x मान लो, क्यों 2x माना क्योंकि आयरन 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी बेटा -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो क्या हो जाएगा -6 बराबर 0, यानी 2x - 6 बराबर 0, उधर जाएगा 6, तो x कितना आएगा बेटा x आएगा 3। यहां आयरन क्या है बेटा +3, यहां आयरन एलिमेंट के फॉर्म में है, ये अकेला है तो यहां 0, यहां +3 था और यहां 0, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर तो घट गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर घटना ही तो रिडक्शन होता है, ठीक है। अब यहां आ जाओ ध्यान सुनना, तुम्हें कार्बन का निकालना है, कार्बन का निकालना है तो क्या मान लो बेटा x, क्या मान लो x, ठीक है। 3 कार्बन, चलो तुम 3x मान लो, या तुम x मान लो ना, 3 तो इधर भी है 3 तो इधर भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम केवल x केवल 1 मान के चलो, जो 1 के लिए होगा भाई 3 के लिए भी होगा, ठीक है। तो मैं 1 के लिए मान के चलता हूं, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम केवल क्या मान लो, इसको तुम x मान लो, ठीक है। तुम्हारा x एक ये क्या हो जाएगा -2 बराबर 0, x क्या हो जाएगा 2, है ना, और 3 है तो कितना हो जाएगा +6, तो आप केवल 2 मान के चलो ना, मान लो ये +2 मान लो। इधर आ जाओ, केवल 1 मान के चलो, कार्बन का निकालना है तो x, एक ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन है 2, तो ये -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा +4, कितना आ जाएगा x यहाँ पे +4, ये 1 के लिए है, 3 के लिए क्या हो जाएगा 12, ये 3 के लिए क्या हो जाएगा 6, चाहे जो भी हो कुल मिला के +2 से +4 ये बढ़ ही तो रहा है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन होता है। तो मेरी ट्रिक से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, आंसर वही आना है, ठीक है। एक बात और, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट है, ये हो जाएगा Fe2O3 जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही बात, आप क्वेश्चन में पूछे विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका क्या होगा रिडक्शन, तो तुम्हारा CO क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक ही सवाल से मैंने सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है, मतलब सब चीजें इससे आपकी कवर हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन भी बता दी, सब चीज बता दी, ठीक है, खत्म। रिडॉक्स में बता ही चुका हूं कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
वही वाली वापस आ गई रिएक्शन रिडॉक्स वाली, खत्म हो गई बात। ठीक है, एक और बैलेंस इन्होंने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को यानी H2S को आप रिएक्ट कराइए ऑक्सीजन से, इन्होंने O2 से करा दी, क्या मिलेगा? सल्फर और पानी बाहर निकल जाएगा। क्या कह रहे हैं इनको, अब बैलेंस करिए। ठीक है, अब देखो सल्फर करा चुका हूं, अकेला था, H2 निकल गया, सल्फर बन गया। ऑक्सीजन यहां अकेला था, अब ऑक्सीजन में यहां कौन जुड़ गया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है। ठीक है, आप ऐसे चेक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा, यहां सल्फर लगा हुआ था हाइड्रोजन के साथ, अब सल्फर में से हाइड्रोजन बाहर निकल गई, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप चाहो तो मेरे वाले तरीके से चेक कर लो ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, मतलब कर लेना। अब यहां तो ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। यहां पे ऑक्सीजन देखोगे तो बेटा X है ना, हाइड्रोजन +1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 + X बराबर 0 है ना, X बराबर क्या आ जाएगा? -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? -2। यहाँ 0 था, यहाँ -2, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। घटने का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। ऐसे इसको चेक कर लेना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और एक बात, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भैया ये कौन सा एजेंट होगा? बच्चा जानता है फिर तो, रिड्यूसिंग एजेंट। O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, अब बहुत दिनों से मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता था, उस बात को कहने के लिए मैं पहले लगाऊंगा चश्मा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग से ये बात कहूंगा, और बात बड़ी अच्छी सी है। बात है ये कि THANK और Y और O और U, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, U। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने मुझे सुना, और इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे अगले लेक्चर में एसिड बेसिस सॉल्ट्स के। तब तक स्वस्थ रहें, घर पे रहें, और माँ बाप की इज्जत करते रहें। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।